हाय एवरीवन। वेलकम टू द सीरीज जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी कुछ बातें जहां पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर दिया करते हैं, गलतियां कर दिया करते हैं। तो ये गलतियां ना हो इसके लिए हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स। ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ओके फ्रेंड्स, द फर्स्ट एरिया वेयर आई फील मिस्टेक्स कैन बी डन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साइनिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन साइन करता है? तो उसमें फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चेयरमैन, ऑथराइज बाय बोर्ड। अगर वो ना हो तो टू डायरेक्टर्स, और अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए और एक नॉर्मल डायरेक्टर। दैट इज द रूल, ठीक है। पर इनके साथ साथ ऐसा भी आपको पता चलेगा सीईओ, सीएफओ, सीएस, इफ एनी। यहाँ पे इफ एनी का मतलब क्या है कि ये देखो, सीईओ, सीएफओ, सीएस इनकी साइन कब होगी? अगर कंपनी ने उन्हें अपॉइंट किया है तो इनकी सिग्नेचर मैंडेटरी है। बट अगर कंपनी में अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है किसी सीईओ, सीएफओ या सीएस का, तो फिर उनकी साइन लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेम। इसके अलावा अगर कंपनी का चेयरमैन साइन कर रहा है खुद से, तो दो डायरेक्टर्स की साइन की हमें जरूरत नहीं। बट अगर चेयरमैन को हमने ऑथोराइज नहीं किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथोराइज नहीं किया, तो फिर टू डायरेक्टर्स आर गोइंग टू साइन। और उन दो डायरेक्टर में हमें ये चेक करना है कि अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसकी साइन होनी चाहिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ए बी सी, ये तीन डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। डी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ई इज सीईओ, एफ इज सीएफओ एंड एस इज सीएस। अब मैं बोलूं कि अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना है तो हु इज गोइंग टू ऑथेंटिकेट द सेम? कौन इन पे साइन करेगा? आई एम राइटिंग द फर्स्ट ऑप्शन। डी ने किया, बी ने किया, सी ने किया, ई ने किया, एफ ने किया। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली साइन हुए हैं? देखो यहाँ पे हमें चाहिए थे दो डायरेक्टर्स के साइन, तो हमने काउंट किया तीन डायरेक्टर हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, चलेगा। सीईओ, सीएफओ, बट सीएस के साइन मिसिंग है, तो नहीं चलेगा। सीएस के साइन होने चाहिए। ए ने किए हैं, डी ने किए हैं, ई ने किए हैं, एफ ने किए हैं, एस ने किए हैं। आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली साइन? लेट मी चेक। दो डायरेक्टर्स की साइन है, यस। क्या उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर है? यस। सीईओ उसकी साइन है, सीएफओ उसकी है, सीएस उसकी भी है। मतलब दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली साइंड बाय द कंपनी। यहाँ पे प्रॉपर साइन हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सो दैट इज हाउ यू नीड टू बी केयरफुल। कितने लोग अवेलेबल है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कि नहीं? देखो, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो तो फिर ए, ई, एफ और एस, क्या ये साइन चलेगा? नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर ना भी हो तो दो साइन तो चाहिए ना, ए, बी, ई, एफ, एस। ई एफ एस तभी पिक्चर में आएंगे जब कंपनी ने उन्हें अपॉइंट किया हो। नहीं किया हो तो डायरेक्टर्स की साइन वुड बी सफिशिएंट। सो यू नीड टू बी केयरफुल हु इज साइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके बेसिस पे केस स्टडी भी हो सकता है। केस स्टडी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी ने कौन कौन से रोल पे लोगों को अपॉइंट किया है, तभी आप उसे प्रॉपर्ली आंसर कर पाओगे। सो दैट इज द फर्स्ट एरिया वेयर आई फील स्टूडेंट्स कैन कमिट मिस्टेक। बट अगर वो अच्छे से समझ जाए कि इतने इतने लोगों की साइन चाहिए, तो दे विल बी एबल टू आंसर द सेम। दूसरा एरिया जहां मुझे लगता है मिस्टेक्स हो सकती है, दैट इज इंटरनल ऑडिट। अगर इंटरनल ऑडिट के बारे में मैं बात करूं तो चार लिमिट्स आपको मिलती है: 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ एंड 200 करोड़। ये चार लिमिट में पहली लिमिट है आपकी डिपॉजिट्स की, दूसरी है आपकी पेड अप कैपिटल, तीसरी है लोन्स एंड बोरोइंग्स और चौथी है टर्नओवर। ये मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की लिमिट में तो दो ही आती है, 100 एंड 200। पब्लिक कंपनी के लिए चार लिमिट्स। अब फ्रेंड्स, इसमें जो आपको जो मिस्टेक्स हो सकती है आपसे, वो हो सकती है डिपॉजिट्स और लोन्स एंड बोरोइंग्स वाले लिमिट में। क्या मिस्टेक हो सकती है? यहाँ पे ऐसा लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर, और लोन्स एंड बोरोइंग्स के लिए भी लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर। बाकी दो लिमिट्स के लिए लिखा है ड्यूरिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ हो जाए या फिर उससे ज्यादा, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए। बट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स की ऐसी लिमिट्स है जहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके डिपॉजिट्स इस लिमिट से ज्यादा हो जाए, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और लोन्स एंड बोरोइंग्स इस लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो आपके लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अप्रैल में किसी कंपनी की लोन्स एंड बोरोइंग्स से 90 करोड़, दिसंबर में ये लिमिट हो जाती है 110 करोड़ के आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं और लोन्स ले लिए हैं कंपनी ने। और मार्च ईयर एंड पे लोन्स एंड बोरिंग से 80 करोड़। अब अगर इंटरनल ऑडिटर की एप्लीकेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, 31 मार्च को कितना आउटस्टैंडिंग है। नो, दैट इज अ मिस्टेक। ये आपको नहीं करनी है। जब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर बोला,
मतलब पूरे साल में किसी भी टाइम पे अगर आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स 100 करोड़ से ज्यादा हो गए, मतलब आपके ऊपर इंटरनल ऑडिटर वाली एप्लीकेबिलिटी आ चुकी है, आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा मैंडेटरीली। सो दैट इज द थिंग स्टूडेंट्स नीड टू बी केयरफुल अबाउट। ऐसा एक क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है जहां पे लिमिट्स इस तरह से दी है, ईयर बिगिनिंग, मिड ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने वहां पे मिस्टेक कमिट की थी, ईयर एंड की लिमिट देखकर उन्होंने आंसर किया था एंड देयर आंसर वेंट रॉन्ग। तो ये गलती आपको नहीं करनी है फ्रॉम दिस चैप्टर। इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स वहां पे अच्छे से हमें इंटरप्रीट करना है उन लिमिट्स को। नाउ द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन आता है सीएसआर एक्टिविटीज आप किसके थ्रू कर सकते हैं। या तो कंपनी खुद कर सकती है, या कंपनी ने कोई सेक्शन 8 बनाई हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाई हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई हो, या फिर गवर्नमेंट की कोई सेक्शन 8 रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, या फिर कोई लेजिस्लेचर में स्टैब्लिश हुई सेक्शन 8 रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है। और इनमें से कोई भी नहीं हो पर फिर भी कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 हो जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसके थ्रू सीएसआर करवाया जा सकता है। अब बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है, वर्ड रजिस्टर्ड, मतलब हमने आपको परमिट किया है कि आप किसी और के थ्रू भी करवाओ। पर आप कोई सेक्शन 8 लेते हैं, कोई ट्रस्ट सोसाइटी लेते हैं, दैट कंपनीज, दैट ट्रस्ट, दैट सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये ट्रस्ट और सोसाइटी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है और आपने उसके थ्रू सीएसआर करवाया भी है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनीज एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यही कंपनीज पॉसिबल है जिनके थ्रू आप अपनी सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेनल्टी वाला सेक्शन। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है प्रॉपर्ली या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन नहीं है तो क्या होगा, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप पढ़ेंगे तो वहां पे होगा आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस का इंचार्ज हो वो ये होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा कंपनी का सीएफओ, एंड एनी अदर पर्सन जिसे बोर्ड ने ऑथराइज किया, ठीक है। ये है लिमिट। और अगर यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मैं बात करती हूँ तो उसमें डीड्स आ जाते हैं, वाउचर्स आ जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती है, मिनट्स बुक आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो 50,000 से 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पेनल्टी देखेंगे, व्हेन यू विल बी सीइंग द पेनल्टी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें आप रीड करेंगे तो वहां पे भी मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है, सीएफओ भी लिखा है, एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया हो फॉर डूइंग और कंप्लाइंग दिस सेक्शन, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसी तो है, देयर इज अ डिफरेंस। अगर ये सब नहीं है कंपनी में तो यहाँ पे बोला जाता है ऑल डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, सारे के सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली, ऑल डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। पनिशमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉनेटरी पनिशमेंट तो है ही है, साथ में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है अप टू 1 year। सो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट वाला भी पनिशमेंट है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आप दोनों का जो डिफरेंस है वो ध्यान रखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पेनल्टीज और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दैट आर नॉट सेम। अच्छा, कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली, आपको नॉर्मल होल टाइम डायरेक्टर दिया हो बट ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि वो इंचार्ज ऑफ फाइनेंस है या नहीं। तो क्या कि नॉर्मल होल टाइम डायरेक्टर को हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? नहीं, जैसा हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, सीएफओ है, बट डब्ल्यूटीडी इंचार्ज ऑफ फाइनेंस होना चाहिए तो ही हम उसे रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर मेकिंग एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इट माइट हेल्प यू फॉर एग्जामिनेशन। टेक केयर ऑफ दीज माइनर मिस्टेक्स एंड सिक्योर योर मेजर मार्क्स इन द एग्जाम. All the best, my dear students. Stay connected. We'll be sharing some new tips in the next video.